फिजिक्स की इस क्लास में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसमें सिर्फ और सिर्फ जो 12th क्लास में जो फार्मूले हैं हर चैप्टर के, वो उसी का डिस्क्रिप्शन बताने जा रहे हैं कि कौन कौन फार्मूले हैं, उसका याद करने का क्या तरीका है। और फार्मूले याद होंगे तो आप लोग उसको ड्राइव भी कर लेंगे। यदि फार्मूले नहीं याद होंगे तो ड्राइव करना मुश्किल होता है, इसलिए ये वीडियो वन लाइन अवश्य देखें। यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में सारे लगभग फार्मूले कवर कर रहा हूँ जो कि बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड में पूछे जाने हैं। पहला फार्मूला स्थिर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, पहला चैप्टर है, उससे ले रहा हूँ। किसी भी आवेशित वस्तु का आवेश कितना होता है, किसी भी वस्तु पर आवेश Q इक्वल टू द NE के बराबर होता है। यानी ये होता है Q इक्वल टू द NE इक्वल टू द IT। अगर हम लोग रिलेशन देखें धारा और समय के साथ में, तो ये रिलेशन भी आ जाता है Q इक्वल टू द NE इक्वल टू द IT। ये आप याद रखिए। दूसरा है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? दो बिंदु आवेशों के बीच Q1 और Q2 के बीच कितना बल लगता है? 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2, जहाँ पर K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E इक्वल टू द F/Q0। यानी इसका जो मात्रक हो जाता है यहाँ पर न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। ये भी याद कर लीजिए आप लोग। अगला है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अगर के माध्यम है तो 1/4πε0 K इंटू Q/R² हो जाएगा। अगर निर्वात या हवा है तो के की वैल्यू 1 हो जाती है। आप लोगों को पता है 1/4πε0 इंटू Q/R हो जाएगा। अगला फार्मूला आपके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू द Q इंटू ट्वाइस L। ये कई दफ़ा बता चुका हूँ, पूछ भी दिया जाता है। इसी तरीके से आपका बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा होता है, जहाँ पर थीटा P और E के बीच का कोण होता है। चलिए आगे देखते हैं इसी चैप्टर के कुछ और फार्मूले। ये आगे चैप्टर के फार्मूले इसी में। अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू द 1/4πε0 K इंटू 2P/R³ हो जाती है। निरक्षी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाती है E इक्वल टू द 1/4πε0 K इंटू P/R³ हो जाती है। यानी E इक्वल टू द यहाँ पर हो जाती है 1/4πε0 और K इंटू P/R³ हो जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने माध्यम के ले रखा है तो के माध्यम के अनुसार है, वैसे के की वैल्यू 1 रखकर आप लोग याद कर सकते हो। 1/4πε0 P/R³ ये भी ले सकते हो। अगला है गॉस प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय, पहले नंबर पर गॉस का प्रमेय क्या है? किसी गॉस पृष्ठ के अंदर किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत आवेश उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यानी फाई इक्वल टू द सिग्मा Q/ε0 गुना होता है। तो यही अगर हम लोग फाई इक्वल टू द E और काश थीटा हो जाता है इक्वल टू द Q/ε0, ये आप लोग लिख सकते हो। ये हो जाता है। अब इसी के अनुप्रयोग के आधार पर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो पृष्ठीय आवेश घनत्व Q/A हो जाता है। अनंत लंबाई की आवेशित चालक के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र, यानी अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण कितना विद्युत क्षेत्र हो जाता है? 1/2πε0 के λ/2π ये कह सकते हो। λ/2πε0 और के लगा इन्वॉल्व करना है तो कर लीजिए। के इंटू आर भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आर भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला आपका हो गया। अनंत लंबाई की समतल आवेशित चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू द σ/2ε0 हो जाता है। σ/2ε0, ये σ/2ε0 हवा अथवा निर्वात के लिए हो जाएगी। के यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है, वो कोई माध्यम होगा। अब इसी प्रकार से E इक्वल टू द 1 और 2 में आवेशित पतले गोलों के कोशिश के लिए, ये इस बार के कोर्स में आपका नहीं है, पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के लिए आप यहाँ से याद कर सकते हो। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, स्थिर विद्युत विभव की ओर। तो ये विद्युत विभव हो गया। विद्युत विभव की परिभाषा क्या है कि अनंत से किसी आवेशित परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो B इक्वल टू द W/Q0 हो जाता है। इसका मात्रक जूल पर कूलाम कह सकते हो या वोल्ट कह सकते हैं हम लोग।
ठीक है। इसके साथ में एकल बिंदु के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव 1/4πε0 Q/R होता है। ये हमने ड्राइव भी करवाया था। विभव प्रवणता दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो E = द -ΔV/ΔX ये विभव प्रवणता हो जाएगी। यदि दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच में रिलेशन E = द V/D के बराबर हो जाता है। यहीं से इसका मात्रक आ जाता है। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर इसी में चौथा। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U = द 1/4πε0 K × Q1 Q2/R हो जाएगी। अब यही mv² के केसेस में √ ये आप किया जाएगी, याद कर लीजिए। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, विद्युत धारिता की बात करते हैं। तो विद्युत धारिता क्या है? किसी चालक की विद्युत धारिता C = द Q/B हो जाएगी। Q/B आप कह सकते हो, जहाँ पर ये क्या है, B क्या है, विभव है, यानी किसी विभवांतर है। हम कह सकते हैं किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित आवेश के समानुपाती हो जाता है, यानी B समानुपाती Q समानुपाती हो जाता है B के। तो Q = द यहीं पर CB आ जाता है, जहाँ पर C नियतांक आ जाता है, जिसे हम विद्युत धारिता कहते हैं। अब इसी प्रकार से गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है C = द 4πε0 K × R। अगर निर्वात या हवा है तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ε0, ये समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर हवा भरी है तो ε0 A/D ही होगी। अगर माध्यम के भरा है तो K आ जाएगा /D हो जाएगा। अगर पट्टियाँ आपने छोटी छोटी पत्तियाँ के प्रविद्युतांक की डाल दी तो उस केसेस में धारिता ε0 A/D1/K1 + D2/K2 + D3/K3 इस तरीके से हो जाएगा। अगला सवाल आपका है ये कि संधारित्रों का संयोजन। संधारित्र दो तरीके से संयोजित किए जा सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्र 1/C की तुल्य धारिता 1/C = द 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होती है। और समांतर क्रम में संधारित्र की जो धारिता होती है वह C = द C1 + C2 + C3 डायरेक्ट जुड़ जाती है उस केसेस में धारिता। तो ये आप लोग याद कर लीजिए और इसको भी याद कर लीजिए, ये आप इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका है आवेशी चालक के में आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थिर ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थिर ऊर्जा U = द Q × B मैंने बताया था कि यानी 1/2 QB या B की जगह पर B = द Q/C वाला फार्मूला रख सकते हैं, तो Q²/C हो जाएगा या ½ CB², ये लिख सकते हो आप। उभयनिष्ठ विभव B = द B1 + B2 + C1 + C2 दोनों के ऊपर आवेश साइड और दोनों की धारिता के तुल्य धारिता के अंतर के बराबर, और फिर उसके बाद में इस तरीके से आपका फार्मूला ये आ जाएगा। ऊर्जा घनत्व ½ ε0 E, यानी ये निर्वात के लिए हमेशा पूछी जाएगी ε0 × E²। ये आपकी ऊर्जा घनत्व कहलाता है। संधारित्र पर स्टोर ऊर्जा घनत्व तो इतना हो जाएगा। अब आ जाओ विद्युत चालन की ओर। तो विद्युत चालन क्या है हमारा? विद्युत धारा Q/T होती है। विद्युत धारा I में रिलेशन हम बता ही चुके हैं। Q = द IT कह सकते हो इसको, या I = द Q/T हो जाएगा। धारा घनत्व J = द I/A, यानी एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा I/A हो जाएगी। ये सिग्मा × E के बराबर हो जाता है। J = द σE, ये रिलेशन भी प्रूव करने के लिए आता है। ओम का नियम भी इसको कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग BD अनुगमन वेग और धारा I में संबंध, तो I = द NEA और BD लिख सकते हो इसको। यही आपका रिलेशन सही हो जाता है। चालक के विद्युत प्रतिरोध R = द B/I हो जाता है, तो ρ × A 1/A के L/A हो जाएगा। R = द प्रतिरोधकता E/J के बराबर होती है और चालकता E/J के बराबर 1/ρ कि उसके व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
अब वैद्युत परिपथ की ओर हम लोग बढ़े तो वैद्युत परिपथ में किसी सेल परिपथ में धारा, किसी से विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा R उसका आंतरिक प्रतिरोध है, E उसका विद्युत वाहक बल है, तो E बारा कुल प्रतिरोध R, बाह्य प्रतिरोध R प्लस स्मॉल r हो जाएगा, तो I इक्वल टू द E बाई आर हो जाए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R इक्वल टू द E माइनस बी बाई आई के रूप में हो जाता है, जो कि आप लोग जानते हो कि अगर सेल चार्ज हो रही है तो E इक्वल टू द बी प्लस आई इंटू आर के केसेस में होगा। ये आपका रिलेशन होता है। अगर सेल डिस्चार्ज हो रही है तो, अगर चार्ज हो रही है तब बी, ये बी विभवांतर बड़ा हो जाता है इससे। अब परिपथ के श्रेणी क्रम में धारा एन ई अपॉन आर प्लस स्मॉल एन इंटू आर के बराबर हो जाएगी। अब इसी केसेस में परिपथ के समांतर क्रम में वैद्युत धारा एन ई अपान एन आर प्लस स्मॉल आर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। सेल का कैपिटल आर क्या है? उसका बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा। मिश्रित क्रम में, मिश्रित क्रम का फार्मूला आपका ये दिया गया है। तो अब इसी तरीके अधिकतम धारा के लिए एन आर इक्वल टू द एन आर दोनों आपस में बराबर, एम आर इक्वल टू द एन आर बराबर होना चाहिए। फिर किरचॉफ के नियम आ गया आगे। किरचॉफ का नियम क्या है? किसी परिपथ में प्रवाहित धारा, पहला नियम धारा का नियम होता है, यानी किसी परिपथ के संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी सिग्मा आई इक्वल टू द जीरो। अब इसी तरीके से दूसरा नियम क्या है? किसी बंद परिपथ के में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पर लगाए गए विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यानी सिग्मा ई इक्वल टू द सिग्मा आई इंटू आर के बराबर हो जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, यानी अगर हम चार प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित करें कि उसके बीच से कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो, तो पी बाई क्यू इक्वल टू द आर बाई एस होगा। ये आपको याद रखना है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है फार्मूला, वो है मीटर ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम लोग यही वाला फार्मूला का उपयोग कर लेते हैं मीटर सेतु वाले का। तो एस इक्वल टू द 100 माइनस एल अपान एल इंटू आर। ये आप लोग जरूरी इस फार्मूले को याद करें, क्योंकि मीटर सेतु आपके प्रैक्टिकल में भी है, एग्जामिनर ये आपसे पूछ सकता है। विभव प्रवणता क्या है? विभवमापी का सिद्धांत, विभवमापी का सिद्धांत है विभव प्रवणता पर आधारित है। दूरी के साथ विभव ड्राफ की जो है, विभव ड्राफ होता है, उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। बी इक्वल टू द के इंटू एल, बी समानुपाती हो जाएगा एल, और वहीं पर के आ जाता है विभव प्रवणता का फार्मूला। तो अब गतिमान आवेश के कुछ फार्मूले देख लेते हैं। आवेशित कण के पर कार्यरत चुंबकीय बल कितना होता है? जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक बल लगने लगता है, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। वह बल QVB sin थीटा होता है, यही लॉरेंज बल हो जाएगा। जब वह 90 डिग्री पर, अगर उसके समान 90 डिग्री पर प्रवेश करता है तो QVB इक्वल टू द mv²/r, वह वृत्ताकार पथ में गति करने लगता है, तो उसका टाइम पीरियड इतना होगा। आवर्तकाल 2πm अपान Q इंटू टी के बराबर हो जाएगा, और उसकी आवृत्ति 1/t होती, QV/2πm हो जाएगी। तब इस प्रकार से हम बायोसेवर्ट का नियम, आवेशित बायोसेवर्ट का नियम का मतलब है किसी धारावाही चालक में बहने वाले के कारण उसके किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी इक्वल टू द म्यू नॉट अपान 4π आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपान 4π r इंटू सिग्मा अल्फा 1 प्लस सिग्मा अल्फा 2। यहीं पर अल्फा 1 अगर ये लंबाई अपरिमित है, तो ये वाला फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। आपको पता है कि मैंने जो आपको बताया म्यू नॉट आई अपान 2π r, यहाँ पर म्यू नॉट चुंबकशीलता हो गई निर्वात की, और यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू द म्यू नॉट एन आई अपान ट्वाइस आर। चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र इतना है, इसको आप इम्पॉर्टेंट प्राथमिकता के बिहार पर कर लीजिए। अब इसके बाद में आ जाता है आपका परिनालिका, धारावाही परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पी इक्वल टू द म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई के बराबर हो जाएगा, यानी बी इक्वल टू द म्यू नॉट एन इंटू एल जो है, और यहीं पर एन बाई एल इक्वल टू द स्मॉल एन हो जाता है, तो बी इक्वल टू द चुंबकीय क्षेत्र आपका म्यू नॉट एन आई के बराबर हो जाता है।
तो ये आपको याद रहता है, ये दोनों फार्मूले आपको याद रखना है, ये भी और ये भी दोनों फार्मूले याद करना है। परिणामी का बेहतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किसी भी बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू द हाफ म्यू नॉट एन आई के बराबर हो जाएगा। गतिमान आवेश के कारण धारावाही चालक पे लगने वाला बल, धारावाही चालक पे लगने वाला लॉरेंज बल का पहला एप्लीकेशन है, यानी धारावाही चालक पे लगने वाला कितना बल, एफ इक्वल टू द आई एल बी साइन थीटा, ये कह सकते हो। एफ इक्वल टू द आप लोग याद रखते हो आई एल बी साइन थीटा, यही आपके पास दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला जो बल है वो कितना होगा, वो इतना हो जाएगा ये, यानी F इक्वल टू द म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2 इंटू डेल्टा एल। 4 पाई इसलिए ले लिया गया, 2 से वो म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁷ वैल्यू होती है, इसलिए आप इसको ले सकते हो। लॉरेंज बल क्या है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण जब गति करता है तो वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, अतः उस पर लगने वाला जो बल होता है वह F इक्वल टू द Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी के बराबर होता है, ये लॉरेंज बल हो गया। एम्पियर का परपथीय नियम म्यू नॉट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। इसका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बी डॉट एल साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटू इक्वल टू द म्यू नॉट इंटू आई के बराबर हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बीच में संबंध है, सी इक्वल टू द आपको पता ही होगा कि 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यही दोनों के बीच का रिलेशन है जो इसके बीच में है। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है, और एक दृष्टि से अगर आप लोग देख लेते हो तो आपके क्वेश्चन पेपर अच्छा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए कृपया सभी छात्र इसको ध्यान से एक बार जरूर देखें। बलिगुम के आघूर्ण तथा चल कुंडली धारामापी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M इक्वल टू द आई इंटू ए के बराबर हो जाता है, जहाँ पर M इक्वल टू द एम इंटू जो विद्युत क्षेत्र में रहता है वही फार्मूले यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। M इंटू ट्वाइस एल के बराबर, टाउ इक्वल टू आई एन ए इंटू एन बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, एम बी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इतना हो जाएगा, जो अच्छी स्थिति पे इतना हो जाएगा, निश्चित स्थिति पे M/r³ हो जाएगा। आप जो विद्युत क्षेत्र में फार्मूले लगते हैं वही चुंबकीय क्षेत्र में लगते हैं, आप हमेशा याद रख लीजिए, वह उसी से कोरिलेशन है। चुंबकत्व के घटक की बात होती है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक बताइए, ये कई दफ़ा पूछा गया है। यदि पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र बी है, नतकोण थीटा है, तो उसका उद्घटक बी होगा, तथा क्षैतिज घटक एच है, तो टेन थीटा इक्वल टू द B/H होगा दोनों के रिलेशन में। अगर B² प्लस H² इक्वल टू द B², ये रिलेशन हो जाएगा। ये दोनों रिलेशन आप लोग याद कर लीजिए, जहाँ चुंबक क्षेत्र की तीव्रता M/V हो गया, एम्पियर पर मीटर हो जाएगी, और चुंबकशीलता B इक्वल टू द B/H, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगी। अब आ जाओ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, यानी विद्युत वाहक बल E इक्वल टू द N इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, तथा प्रेरित धारा I इक्वल टू द E/R N/R इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, फ्लक्स परिवर्तन हो जाता है। आवेश Q इक्वल टू द I इंटू डेल्टा टी हो जाता है, तो ये I डेल्टा फाई के साथ N/R इंटू डेल्टा फाई, इस पर रिलेशन भी पूछा गया है, अभी सवाल भी पूछा गया था इसके पहले कि आप ये पूछा गया 1 नंबर का है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चालक गतिमान करता है तो उस पर कितना प्रेरित विद्युत वाहक उसके सिरों पर उत्पन्न होता है, LBV साइन थीटा, जहाँ पर B क्या है, चाल है इसकी धारावाही चालक की, और चालक की और B चुंबकीय क्षेत्र, L उसकी लंबाई हो जाता है, साइन थीटा किस दिशा में वो चल रहा है। स्वप्रेरण गुणांक L होता है। आपको पता है कि किसी भी कुंडली के सिरों के बीच जब किसी कुंडली से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, तो हम लोग कहा कि कुंडली में फाई फ्लक्स गुजर रहा है तो I के समानुपाती हो जाता है। तो यहीं पर जब फाई हटाते हो
तो एल आ जाता है, एल आई हो जाता है, तो एल क्या होगा, स्वप्रेरण गुणांक हो जाता है। एल क्या है आपका, स्वप्रेरण गुणांक है। ये दो रिलेशन उसके बीच के हैं। अननोन प्रेरण गुणांक उसी तरीके से द्वितीय कुंडली में गुजरने वाला कुल फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ये कह सकते हो। यानी एक फ्लक्स द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, और वहीं पर एम इंट्रोड्यूस हो जाता है। यही चीज़ें हैं। अब अगला सवाल आ जाता है, किसी लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व एल इक्वल टू द म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल होता है। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व म्यू नॉट ए एन स्क्वायर बाई ए इंटू एल हो जाता है। अब ये श्रेणी क्रम में इस तरीके से जुड़ती हैं आपकी कुंडलियों का आप जोड़ने का है। समान श्रेणी क्रम में जिस तरीके से प्रतिरोध जुड़ता है एल इक्वल टू द एल वन प्लस एल टू, और समांतर क्रम में एल इक्वल टू द एल वन बाई एल वन प्लस वन बाई एल टू के क्रम में जुड़ता है। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा समीकरण क्या है, ई इक्वल टू द एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी होता है, जहाँ पर ओमेगा टी ई नाट इंटू साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू द ई नाट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू द आई नाट साइन ओमेगा टी हो जाता है, ये कह सकते हो। यानी ई इक्वल टू द ई नाट साइन ओमेगा टी, सीधा याद रखो। अब इसी तरीके से आई इक्वल टू द आई नाट इंटू साइन ओमेगा टी हो जाएगा, जहाँ पर आर एम एस वैल्यू आई नाट बाई रूट टू और आई मीन वैल्यू टू आई नाट बाई पाई, ये भी मैंने निकलवा दिया है। धारतीय प्रतिघात कहलाता है एक्सी, एक्सी इक्वल टू द यानी कैपेसिटर का जो प्रतिघात होता है, कैपेसिटर का जो प्रतिरोध होता है संधारित्र का, वह धारतीय प्रतिघात कहलाता है। एक्सी से डिनोट करते हैं 1/, ओमेगा सी इसकी वैल्यू होती है 1/। और प्रेरण प्रतिघात यानी कुंडली का जो प्रतिरोध होता है उसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, जिसे एक्सएल इक्वल टू द ओमेगा एल कहते हैं। इसका दोनों के मात्रक ओम ही होते हैं सब, यानी प्रतिरोध हैं तो मात्रक ओम होंगे। चलिए अब इसी तरीके से अगर एल आर परिपथ है, एल सी आर परिपथ है, अगर हम एल सी आर परिपथ की बात कर लें सीधे सीधे, तो एल सी आर परिपथ की जो प्रतिबाधा है, जब एल और सी और आर तीनों किस्में होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो इस परिपथ को एल सी आर परिपथ कहते हैं। इसका प्रेरण इसका कुल प्रतिरोध प्रेरण प्रतिबाधा कहलाता है, परिपथ की प्रतिबाधा कहलाता है, वह जेड इक्वल टू द आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी टू होल स्क्वायर हो जाता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, यानी ये फार्मूला आपको परिपथ की कुल प्रतिबाधा, ये प्रतिबाधा हो गई जेड इक्वल टू द अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी टू होल स्क्वायर हो गई। अब यही एक्सएल की वैल्यू ये, एक्सी की वैल्यू ये आप रख सकते हो। अब दोनों के बीच में अगर कलांतर वोल्टेज बी और आई के बीच कलांतर होता है, वो 10 फाई इक्वल टू द बी एल माइनस बी सी बाई आर के बराबर हो जाता है। यानी परिपथ में अगर एल सी आर परिपथ में जो भी एलिमेंट लगे हैं उनके बीच में धारा और वोल्टेज के बीच में एक कलांतर आ जाता है, वो 10 फाई इक्वल टू द एक्सएल माइनस एक्सी के बीच में हो जाएगा। एल सी आर पर एल आर परिपथ की अनुनाद आवृत्ति एफ इक्वल टू द 1/2 पाई अंडर रूट एल सी होती है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, ये जेड इक्वल टू द एल एक्सएल माइनस एक्सी के बराबर हो जाता है। तथा अब चूंकि ये हमें पढ़ना नहीं है, शक्ति 6 हमारे कोर्स में नहीं है, पावर फैक्टर इस बार के कोर्स में नहीं। अब ट्रांसफार्मर का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यानी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, दो कुंडलियां होती हैं, यानी P और S दोनों के बीच में यहाँ पर NP टर्न है, यहाँ पर NS टर्न है। दोनों के सिरों के बीच में अगर हम लोग NP बाई NS की बात करें, टर्न नंबर ऑफ टर्न, ये नंबर ऑफ EMF NP बाई NS के बराबर में जो एक रिलेशन आता है, वही यहाँ पर रिलेशन इन्वॉल्व किया गया है। ये रिलेशन है, आपको याद करना है। तो NS बाई NP इक्वल टू द ES बाई EF, यानी वो उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर निर्भर करता है कि उसमें नंबर ऑफ टर्न कितने भी फेरों की संख्या पर। तो फेरों की संख्या अगर NS है तो NS बटे NP इक्वल टू द ES बाई EP। ये आपको वाइवा के लिए सभी छात्र वो तैयार कर रहे हैं चार्ट, उसके लिए इसको जरूर देख लें। निर्गत
अब अगला क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। मैक्सवेल का समीकरण, मैक्सवेल के समीकरण पहला ये है, दूसरा ये है। ये विद्युत क्षेत्र का गॉस का प्रमेय है, ये इलेक्ट्रिक क्षेत्र में गॉस का प्रमेय है, ये ठीक है फैराडे का नियम है। ये आप लोग फैराडे के नियम को याद कर लीजिए, यानी एम्पेयर का सर्कुलर पर्वतीय नियम, फैराडे का नियम। चलिए आगे की ओर हम लोग देख लेते हैं इसी में एक और। अब इसी तरीके से वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में आयामों का अनुपात ई नॉट बाई आई बी नॉट इक्वल टू द सी, यानी ई इक्वल टू द ऑफ सी बी। यही याद रखिए, सीधा सीधा ये याद रखिए कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या रिलेशन है। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व ई इक्वल टू द 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, यह आपका ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। और ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र ऊर्जा घनत्व है, ये चुंबकीय क्षेत्रीय ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन आपका जो कि अभी मैं बता चुका हूँ, ये है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगला आ जाओ, अब सेकंड पार्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट में भी हम लोग थोड़े फार्मूलों पर जिक्र कर लें। पहला क्या है, आपतन कोण, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, आपतित कोण बराबर होना चाहिए अपवर्तन कोण के, ये है। और तीनों आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही दिशा में होने चाहिए, ये आपका परावर्तन का नियम है। यानी ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ये अभिलंब आपतित किरण अपरावर्तित किरण दोनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरी बात, किसी भी कर्ण मिरर की यानी फोकस दूरी वक्र पृष्ठ की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, एफ इक्वल टू द r/2, जहाँ पर r वक्रता त्रिज्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ये हो जाती है जहाँ पर r उसकी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाते हो। गोलीय दर्पण का सूत्र 1/f इक्वल टू द 1/v प्लस 1/u। आवर्धन क्षमता L/O होता ही -v/u के बराबर हो जाएगी। अब परावर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन के कुछ रिलेशंस हैं यहाँ पर, तो वो हम रिलेशन आइडेंटिफाई कर लें, पढ़ लें। स्नेल का नियम क्या है, परावर्तन का नियम है, अपरावर्तन क्या है, अपवर्तन। यहाँ पर हम लोग परावर्तन था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पहले अपवर्तन का नियम। स्नेल का नियम क्या है, अपवर्तन का, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, अतः उस आपतित कोण की जा तथा अपवर्तित कोण की जा का मान हमेशा नियत रहता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक n इक्वल टू द c/b हो जाएगा। तो n 1n2 इक्वल टू द b/b2, 2n1 इक्वल टू द 1/b, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये 2 के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक हो गया तो b1/b2 हो जाएगा, और दूसरे के सापेक्ष अगर पहले का तो लोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये फार्मूले जरूर आप लोग देख लें। फिर आपका आ जाता है कांच के सापेक्ष एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/, ये रिलेशन है, W ये रिलेशन है। अब क्रांतिक कोण C और अपवर्तनांक में ये रिलेशन आपका आ जाता है। ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का रिलेशन है, n इक्वल टू 1/sin C। यहाँ पर C क्या है, क्रांतिक चाल है, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन मिलता है घटना उसके केसेस में। अब आगे की ओर हम लोग आ जाते हैं। गोलीय अवतल पृष्ठ तथा उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का n2/b माइनस n1/u इक्वल टू द n2 माइनस n1/r। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ये गोली चाहे अवतल पृष्ठ है चाहे उत्तल पृष्ठ हो, दोनों के लिए एक ही होता है रिलेशन। आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। अब पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस के अपवर्तन के लिए ये सूत्र है आपके पास 1/b माइनस 1/u इक्वल टू द n2 माइनस n1 माइनस 1 ये 1/r1 माइनस 1/r2। ये आप इसको कह सकते हो लेंस मेकर फार्मूला भी कहा जा सकता है, इसी को कहा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। 1/f इक्वल पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र 1/f इक्वल टू द n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। जब n1 n2 अलग अलग हो जाएगा तो पहला तो रिलेशन हमने जब ड्राइव कर किया है हमारे वीडियो में, आप देख सकते हैं यहाँ से आते हुए फिर यहाँ तक आपका ख़त्म हुआ है रिलेशन। तो लेंस के लिए फार्मूला ये होता है, लेंस की क्षमता 1/f इक्वल टू द, जिसे डायोप्टर कहा जाता है, तो 100/f इक्वल टू द इतने सेंटीमीटर में इतने डायोप्टर आ जाती है। दो पतले लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी 1/f इक्वल टू द 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाती है। p इक्वल टू द दोनों की पावर आपस में जुड़ जाती हैं। तो विस्थापन विधि द्वारा लेंस की फोकस दूरी देख लीजिए, ये
डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ इक्वल टू द डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4D। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल भी है। ये फार्मूला सभी को याद होना चाहिए। अगला आप चलिए हम बात कर लेते हैं प्रिज्म के कुछ फार्मूले के लिए। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला आप जानते ही हो। प्रिज्म के अपवर्तनांक का फार्मूला n इक्वल टू द साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, जहाँ पर डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन है। तो ये न्यूनतम प्रकाश का न्यूनतम विचलन है, यानी प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम से जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसी को विचलन कहा जाता है। तो पतले लेंस के लिए, अगर पतला लेंस है तो उसके लिए फार्मूला साइन थीटा बराबर ये वैल्यू आपस में साइन के बराबर हो जाएगी, ये साइन के बराबर हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा होता है, तो डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या हो जाएगी, यानी मैक्सिमम विचलन किसका होता है और न्यूनतम विचलन किसका। मैक्सिमम विचलन होता है, सबसे सर्वाधिक विचलन होता है बैंगनी प्रकाश का, न्यूनतम विचलन होता है रेड प्रकाश के। दोनों के बीच का वर्ण विक्षेपण क्षमता, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती प्रकाश के विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है, जिसे ओमेगा से लिखते हो। तो डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर अपन डेल्टा वाई हो जाएगा। तो एन बी माइनस एन आर बाई एन वाई माइनस 1 के केसेस में ये आपका फार्मूला आ जाएगा। अगला है रिले क्राइटेरिया आ गई। अब रिले का क्राइटेरिया क्या है, रिजोल्यूशन। लॉर्ड रिले के अनुसार यदि हम कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्घात के अनुपाती है, यानी कोई भी प्रकाश है उसका जो प्रकीर्णन है, उसकी जो प्रकीर्णन की जो तीव्रता है वह उसके प्रकाश के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है रिले के अनुसार। यानी जो विकिरण है प्रकाश का तो वह आई समानुपाती हो जाएगा 1 लेमडा टू पावर 4। तो यहीं पर एक शॉर्ट नोट्स आपसे पूछ लिया जाता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। क्योंकि नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, ऐसा उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा, इसलिए प्रकाश आसमान हमें नीला दिखाई देता है पृथ्वी तल से। अब दूरदर्शी से संबंधित कुछ फार्मूले हैं। खगोलीय दूरदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी से संबंधित कुछ फार्मूले यहाँ पर हैं। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m इक्वल टू द एफ ओ माइनस एफ ई M1 माइनस एफ ई बाई डी हो जाए। डी यहाँ पर अपेचर हो जाता है। एफ ओ फोकस दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस की, एफ ई फोकस दूरी होती है आईपीस की। दूरदर्शी की लंबाई L इक्वल टू द एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर ये लंबाई उसकी हो जाती है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बना है तो एफ ओ माइनस एफ ई के बराबर हो जाएगा, यही फार्मूला आपका यूज हो जाएगा। तो अब साधारण सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m इक्वल टू द 1 माइनस डी बाई एफ के बराबर हो जाती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता माइनस बी ओ बाई बी ओ 1 प्लस डी अपान एफ ई के बराबर हो जाती है, जहाँ पर L इक्वल टू द बी ओ बी के बराबर हो जाता है। ये आपको याद कर लेने हैं सारे फार्मूले। अब प्रकाश की प्रकृति की बात करते हैं। जब लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश किरण n अपवर्तनांक वाले माध्यम के में अपवर्तित होता है तो माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या हो जाए, लैम्ब्डा डैश इक्वल टू द लैम्ब्डा बाई n, जिस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाती है, तो उसका अपवर्तनांक जो उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका उसकी तरंगदैर्घ्य आपको निकल आएगी। व्यतिकरण तथा प्रगामी तरंगों की तीव्रता, प्रगामी तरंगों की तीव्रता ये हो जाएगी, यानी आई इक्वल टू द I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 I2 इंटू cos थीटा के बराबर हो जाए। कलांतर तथा प्रांतांतर कलांतर बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स पथांतर के बराबर हो जाती है। संपोषी व्यतिकरण n लेमडा हो जाते हैं, डेल्टा पथांतर बराबर इवन मल्टीपल लेमडा बाई 2 कहा जाता है, इवन मल्टीपल लेमडा बाई 2 हो जाएगा। और विनाशी व्यतिकरण ऑड मल्टीपल लेमडा बाई 2 होता है। तो यहाँ पर देखो संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की तीव्रताओं का योग। संपोषी मैक्सिमम आई मैक्सिमम A1 प्लस A2 टू होल स्क्वायर, अब विनाशी आई मिनिमम इक्वल टू द A1 माइनस A2 टू होल स्क्वायर। ये तीव्रताओं का अंतर अनुपात कई क्वेश्चनों में पूछा गया है। आपने अभी तक जितने भी आंसर देखे मैक्सिमम जगह ये पूछा गया है, तो इसको याद कर लीजिए आप लोग। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए यंग डबल स्लिट में फ्रिंज की चौड़ाई W इक्वल टू डी लेमडा बाई डी होती है। दीप्त के लिए भी यही होती है, दीप्त के लिए भी यही होती है, जो कि मैंने निकलवा दिया था आप लोगों को।
अब विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी छोटे अवरोध तथा छोटे छिद्र से गुजरता है तो वह अपने किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है? विवर्तन कहा जाता है, प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश के विवर्तन के लिए ई साइन थीटा इक्वल टू द एन लेमडा वाला फार्मूला, एम लेमडा वाला फार्मूला लग जाता है। केंद्रीय उच्चिष्ट तथा केंद्रीय चौड़ाई लेमडा इक्वल टू टू एल्फा इक्वल टू 2 लेमडा बाई ई हो जाता है, क्योंकि वो दोनों तरफ की चौड़ाई आपस में जुड़ती है, इधर की भी इधर की, तो यह ट्वाइस लेमडा बाई ई के बराबर हो जाता है। फ्रेनल दूरी एफ जेड इक्वल टू द ई स्क्वायर बाई लेमडा हो जाती है। ई क्या होता है? आपको फ्रिंज की चौड़ाई पता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश की विद्युत प्रभाव पहले कारक फलन क्या होता है? जब वह न्यूनतम प्रकाश की तीव्रता जिसके प्रकाश के पृष्ठ पर पड़ने पर वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगे, उसी ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। तो W इक्वल टू एच न्यू नाट क्या है? देहली आवृत्ति हो गई। एस सी बाई लेमडा नाट, जहाँ पर लेमडा नाट देहली तरंग दैर्घ्य हो गए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, यानी आइंस्टीन ने प्लैंक के विकिरण सिद्धांत को किसके लिए अप्लाई किया? विकिरण सिद्धांत को प्रकाश के लिए अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, अतः यह पैकेट किसी भी जब धातु के पृष्ठ को के किसी एक इलेक्ट्रॉन को संपूर्ण ऊर्जा दे देता है, वह कुछ ऊर्जा उसकी धातु के कार्यफलन के लिए में चली जाती है और जो बचती है उसके उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो इसी प्रकार गतिज ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वह एच न्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाती है। यही आपको लिखना है। केसेस ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब फोटान के लिए नंबर 3 ऊर्जा उसकी क्या होती है? फोटान की ऊर्जा ई इक्वल टू एच न्यू होती है, सी अपन लेमडा, यह उसकी ऊर्जा होगी। संवेग ई बाई सी हो जाता है, यानी एच न्यू बाई सी या एच अपन लेमडा कह सकते हो। एच अपन लेमडा गतिज द्रव्यमान एफ इक्वल टू पी बाई सी, एच अपान सी लेमडा के केसेस में हो जाए। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लेमडा इक्वल टू द 1 अपान एच अपान पी होता है, तो एच इक्वल टू द एम पी। यहीं पर आपसे कई दफ़ा इलेक्ट्रॉन कई अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स दे देते हैं, प्रोटॉन वगैरह, और कहते हैं कि इसमें न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, तो लेमडा इक्वल टू द एच अपान पी। सर्वाधिक मात्रा में यही फार्मूला यूज होता है, इसको आप लोग ध्यान से याद कर लें। तो एच अपान एम बी होता है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। तो आगे हम लोग दिखा देते हैं डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य एच अपान अंडर रूट ट्वाइस एम ई के बराबर एम के हो जाएगा। और अगर डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य को इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग दे दें, इलेक्ट्रॉन को बीवी विभवांतर पर अगर त्वरित करवा लें, तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लेमडा इक्वल टू द 12.27 अपान अंडर रूट बी एंगस्ट्रम के बीच इतनी हो जाएगी। तो ये आपको याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो हम एक बार सही से लिख दें। लेमडा इक्वल टू द 12.27 अपान अंडर रूट बी इतने एंगस्ट्रम की तरंगदैर्घ्य वहाँ से निकलेगी। इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य होती है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य इतनी होती है। चलिए, जितने वोल्ट पर हम लोग ऑसिलेट करते हैं उस तरंगदैर्घ्य उसी पर निर्भर करती है। अब परमाणु के स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की बात करते हैं। तो स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति नाभिक के आकार का आकलन, अल्फा पार्टिकल के निकटतम दूरी, अल्फा पार्टिकल के पर लगने वाला बल की बात करते हैं। तो आर इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी और उसके बीच में जेड इंटू इतनी न्यूनतम दूरी। बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एच अपान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, एन एच अपान 2 पाई हो जाएगा। ये जे इक्वल टू द होगा, रिलेशन है। यदि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम लोग वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं कि जिनके फार्मूले हम लोग कर रहे हैं। यदि इलेक्ट्रॉन की ऊंची कक्षा की गतिज ऊर्जा E2 है तथा नीची कक्षा की गतिज ऊर्जा E1 है, तो उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? ई लेमडा इक्वल टू E2 माइनस E1 के केसेस में। अब यहाँ से आप लेमडा इक्वल टू द SC अपान डेल्टा के बीच में फार्मूला लगा सकते हो। तो MB² बटे R इक्वल टू द 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई इंटू यहाँ पर दोनों जो है अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन घूमते नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अभिकेंद्र बल उसके कूलम्ब बल के बराबर हो जाता है। वही रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -RCH/N² इंटू जेड स्क्वायर हो जाता है, जहाँ पर जेड क्या होता है द्रव्यमान संख्या। हाइड्रोजन के केस में जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, -RHC/N² हो जाएगा। अगर हम लोग यहीं पर हाइड्रोजन के सदृश परमाणु के इलेक्ट्रॉन की लाइनों की बात करें तो 1/λ इक्वल टू द जेड स्क्वायर आर इक्वल 1/N1² माइनस 1/N2 हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू द 1 हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू 1 फॉर हाइड्रोजन के केसेस में मान लेते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए आर इक्वल टू द 1/N1² माइनस 1/N2। तो लाइमन सीरीज n इक्वल टू द n पर जब n इक्वल टू द 2, 3, 4 से बामन सीरीज n इक्वल टू द 2 पे ट्रांजिशन होता है। अब इसी तरीके से पाश्चन सीरीज 3 पर बामर और आगे बामर हो गई, पाश्चन ब्रैकेट यहाँ पर 4 आ जाएगा और फुंड के लिए 5 आ जाएगा। ठीक है, ये श्रेणी आप लोग याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला फार्मूला हमारे पास ये है, नाभिक के आकरण का किसी भी नाभिक का आयतन उसके द्रव्यमान संख्या A के अनुपाती होता है, यानी कह सकते हो कि B समानुपाती A के है। तो ये और नाभिक क्या होता है, एक गोलाकार आकृति होती है, तो गोले की का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अर्थात 4/3 पाई आर क्यूब समानुपाती A के हो जाता है। तो आर क्यूब या समानुपाती आर क्यूब तो पावर हटा लो उसके ऊपर, तो 1/3 के समानुपाती हो जाता है। तो आर इक्वल टू द यहाँ पर R0 आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है की पावर 1/3, यानी कह सकते हो नाभिक की जो त्रिज्या है वह द्रव्यमान संख्या के 1/3 पावर के समानुपाती होता है। तो जहाँ पर R0 का नियतांक की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक का घनत्व 3m/4πr0 क्यूब के बराबर हो जाता है। यहाँ m क्या है, न्यूक्लियनों की संख्या है तथा द्रव्यमानों की संख्या है। अब परमाणु के द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान मात्रक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहा जाता है, AMU कहा जाता है। यानी कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम या 1 AMU इक्वल टू इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर होता है। अब अगला देख लेते हैं थोड़ा नाभिकीय ऊर्जा वाला भी। तो नाभिकीय ऊर्जा ये आ गया आपका। तो 1 AMU इक्वल टू 931 द्रव्यमान छठ डेल्टा इक्वल टू नाभिक का आकार एक्सपेरिमेंटल और नाभिक का थ्योरेटिकल में जो अंतर आता है वही कहलाता है आपका द्रव्यमान क्षति कहलाती है। बंधन ऊर्जा जो न्यूक्लियनों को नाभिक में बांधे रखने के लिए जितनी नाभिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को बंधन ऊर्जा कहते हैं। डेल्टा m इंटू AMU से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लोग उसको हल कर लेते हैं। कई फार्मूले हम लोग हल भी कर चुके हैं। ये था मेरा आज का सुपरफास्ट सीरीज, जिसमें हमने सारे फार्मूले लगभग एक साथ एक ही वीडियो में आपको दिखा दिए। अब इसी के साथ अपना ये वीडियो आज का समाप्त करते हैं।